वालेकुम। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल एसेट्स पे हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल एसेट्स जो कंपनी के होते हैं उसकी क्या वर्थ होती है। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स आर कंपनीज मोस्ट लिक्विड और कैश लाइक रिसोर्सेज। लेट्स सपोज कि कंपनी के ऐसे एसेट्स, करंट एसेट्स जो कन्वर्टेबल, इजी टू कन्वर्टेबल टू कैश हों, वो कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू सर्विस इट्स डेट, परचेज इन्वेंट्री, पे टैक्सेस एंड कवर पे रोल ऑब्लिगेशंस। फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली वो होते हैं कि जो इमीडिएटली हम सेल करके कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग इन्वेंट्री। अब हमें रैंडम इन्वेंट्री परचेज करनी पड़ जाती है तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हमारे पास वो रिसोर्सेज, वो फाइनेंशियल एसेट्स पड़े होते हैं, तो उनको हम सेल करके क्या करते हैं, अपनी नीड पूरी कर लेते हैं। उसमें हमारी परचेजिंग इन्वेंट्री के पर्पज़ के लिए भी हो सकते हैं, हमारे टैक्सेस पे करने के लिए भी हम उन सोर्सेज को बेच सकते हैं, हम पेरोल कंपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को भी बेयर करने के लिए वो अपने रिसोर्सेज बेच सकते हैं जो इजी टू कन्वर्टेबल हों। ठीक है, उसके बाद कहता है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, वी विल एग्जामिन हाउ कंपनीज डिटरमिन एंड रिपोर्ट करंट वैल्यूज ऑफ financial assets and how effective companies quickly convert certain financial assets into cash। कि किस तरह कंपनी अपने इन फाइनेंशियल एसेट्स को सेल करके अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकती है। कहता है द टर्म फाइनेंशियल एसेट्स डिस्क्राइब नॉट जस्ट कैश, सिर्फ कैश नहीं है, बट ऑल दोज एसेट्स इजिली एंड डायरेक्टली कन्वर्टेबल टू इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश। सिर्फ कैश को हम फाइनेंशियल एसेट्स नहीं कह सकते हैं, हर वो एसेट जो इजी टू कन्वर्टेबल टू कैश हो उसको हम फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। दीज एसेट्स इंक्लूड कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आल्सो कॉल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड रिसीवेबल्स। अब कंपनी की जो रिसीवेबल्स होते हैं वो भी इमीडिएटली हमें रिसीव हो सकते हैं फॉर आवर नीड। ठीक है, लेट्स सपोज हमें कोई ज़रूरियात आ जाती है ऐसी कि हमें कैश ज़रूरत पड़ सकती है, हम फ़ौरन अपने जो कस्टमर्स हैं उनको इंसिस्ट करते हैं कि हमें ये अमाउंट अर्जेंट चाहिए, तो इससे भी हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी के पास समटाइम एक्सेस कैश पड़ी होती है, कंपनी क्या करती है, उसको अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बैंक्स में अपनी रखवा देती है, उससे उसकी इनकम भी जनरेट होती रहती है और उसका ये फाइनेंशियल एसेट भी पड़ा रहता है एट द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, वो इमीडिएटली उसको सेल करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। इसके बाद हमारी आ जाती है थर्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इसकी एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स। समटाइम कंपनीज के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे डिफरेंट कंपनीज की शेयर्स बाय करके रख लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की शेयर्स का ये बेनिफिट है कि आप इमीडिएटली इसको सेल करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाता है। ये एक बेसिकली चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की चीज़ें दी हुई हैं। इसमें हमारी बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल आ जाते हैं। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल से भी हम इमीडिएटली पैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं। एक्सेस कैश कंपनी क्या करती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, और फ़ौरन जब उसको कंपनी को पैसों की ज़रूरत आती है तो वो उसको सेल कर देती है। तो ये बेसिकली हमारी क्या थी फाइनेंशियल एसेट्स से। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, कैश क्या होती है। अकाउंटेंट्स डिफाइन कैश एज मनी ऑन डिपॉजिट्स इन बैंक एंड एनी आइटम दैट बैंक्स विल एक्सेप्ट फॉर डिपॉजिट्स। अकाउंटेंट की डेफिनेशन में कैश हर वो चीज़ है जो आपका बैंक एक्सेप्ट करे। ठीक है, दीज आइटम इंक्लूड नॉट ओनली कॉइन्स, पेपर मनी, बट आल्सो चेक्स, मनी ऑर्डर्स एंड ट्रैवलर चेक्स। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेपर मनी हो तो वही आपकी कैश है। आपके जो चेक्स हैं, आपके जो पे ऑर्डर्स हैं, ये सारी आपकी कैश है। ठीक है, Bank also accept drafts signed by customer using bank credit cards such as Visa and Mastercard। हमारी जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, हमारा मास्टर कार्ड है, ये भी हमारी इटसेल्फ एक कैश है, क्योंकि हमें फैसिलिटीज़ मिली होती हैं कि आप ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। मोस्ट कंपनीज मेंटेन सेवरल बैंक अकाउंट्स एज वेल एज कीप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड। ठीक है, मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, स्मॉल अमाउंट अपनी कैश इन हैंड अपने पास रखती हैं, बाकी बैंकों में इन्वेस्ट कर देती हैं। देयरफॉर द कैश अकाउंट इन जनरल लेजर ऑफन एज कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अ कैश सब्सिडरी लेजर इंक्लूड्स सेपरेट अकाउंट कॉरेस्पॉन्डेंस टू ईच बैंक अकाउंट एंड ईच सप्लाई ऑफ कैश ऑन हैंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब्सिडरी अकाउंट क्या है,
अब देखें जिस तरह हम बैलेंस शीट में एक हम एग्जांपल ले लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल की। अब अकाउंट रिसीवेबल हमारे 1000 कस्टमर्स हैं। अब हम 1000 कस्टमर्स का वन बाय वन डाटा अपनी बैलेंस शीट में मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस शीट बेसिकली एक 1 2 पेपर 3 पेपर्स बैलेंस शीट होती है, जो एक मजमूआ होती है पूरे फाइनेंशियल्स का, ठीक है। तो इसलिए यूज़ होता है सब्सिडरी लेजर अकाउंट, कि हर कस्टमर का आपने क्या करना है, एक सब्सिडरी एक स्पेसिफिक लेजर क्या करना है, मेंटेन करना है। उन सारे लेजर्स का जो कम्बिनेशन होता है वो एक ही अकाउंट रिसीवेबल में हमारा बैलेंस शीट में कंसिडर किया जाता है। तो इसका सब्सिडरी लेजर का ये फ़ायदा है, ये आपके कस्टमर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, ये आपके बैंक्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। लेट्स सपोज कंपनीज के 20 अकाउंट्स हैं, 30 अकाउंट्स हैं। अब वो कैश एट बैंक सिर्फ बैलेंस शीट में एक शो करेगी, ये नहीं शो करेगी कि हमारा यूबीआर में इतने अमाउंट पड़ी हुई है, हमारा एमसीबी में इतने अमाउंट पड़ी हुई है। हमारे डिफरेंट बैंकेस वो क्या करती हैं, सब्सिडरी लेजर्स के थ्रू सारे डाटा को कंबाइन करके सिर्फ एक कैश एंड बैंक अपनी बैलेंस शीट में जो है वो कंसिडर शो करवाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर सो लिक्विड दैट दे आर टर्म कैश इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल इंक्लूड मनी मार्केट फंड्स, ठीक है। अब कैश इक्विवेलेंट का मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स दी हैं कि कैश इक्विवेलेंट हमारे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स भी हो सकते हैं, हमारी बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। हमारे बैंकिंग में हमने फैसिलिटीज़ डिपॉजिट्स कराए हुए हैं, उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी हमारी इजी टू कन्वर्टेबल टू कैश होते हैं, ठीक है। ये सारे हमारी कैश के इक्विवेलेंट चीज़ें आ जाती हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड कैश क्या होती है। रिस्ट्रिक्टेड कैश वो कैश होती है जो आपके टाइम पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्ट की जाती है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरर कंपनी क्या करती है, उसको फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है, वो बैंक से एक क्रेडिट लेती है, बैंक से उधार लेती है। बैंक कहता है कि आपने 2 मिलियन 3 मिलियन वट जो अमाउंट भी है वो आपने हमारे पास एक डिपॉजिट रखवाना है, एक रिस्ट्रिक्ट करनी है हमारे पास अमाउंट। वो क्या कहता है, लेट्स सपोज वो अमाउंट जो है वो यूटिलाइज नहीं हो सकती, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बैंक में, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमें फाइनेंसिस की फैसिलिटी मिली होती है। थर्ड हमारा आ जाता है लाइंस ऑफ क्रेडिट। अब लाइंस ऑफ क्रेडिट क्या है। लाइंस ऑफ क्रेडिट का ये मतलब है कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है, उसे फाइनेंसिस की ज़रूरत पड़ती है, वो बैंक को कहता है कि मुझे फाइनेंसिस दे, ठीक है। बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है कि आपकी 100 मिलियन की लाइन है, आप इस लाइन तक हमारे बैंक से फंड्स यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द लाइन ऑफ क्रेडिट, कि आप 100 मिलियन तक लिमिट है, आप इस लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकते। तो ये हमारी लाइन ऑफ क्रेडिट थी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारी कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट बेसिकली कि आपकी कंपनी किस तरह कैश को मैनेज कर रही है, अगर वो उसका अलग डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, या किस तरह मैनेज कर रही है, ताकि क्योंकि कैश एक सेंसिटिव चीज़ है, तो बेसिकली कैश मैनेजमेंट में यही है कि आपके हर जो है कैशियर अलग होना चाहिए, ठीक है। अप्रूवल अथॉरिटी अलग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिला के हमारी कैश मैनेजमेंट में आ जाती है, ताकि हमारी कैश सेफ रहे, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कैश मैनेजमेंट में। प्रोवाइड एक्यूरेट अकाउंटिंग फॉर कैश रिसीट्स, कि हमें जो कैश रिसीव हुई है उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना चाहिए। कैश डिस्बर्समेंट जो हमारे पास से कैश गई है उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। कैश बैलेंसेस हमारे पास रिमेनिंग कितना बैलेंस है उसका रिकॉर्ड रखना। इस सब प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कैश मैनेजमेंट, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, प्रिवेंट और मिनिमाइज लॉसेस फ्रॉम थेफ्ट और फ्रॉड, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कैश मैनेजमेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका, आपके उतने चांसेस होंगे फ्रॉड से बचने के लिए, ठीक है। अब इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश क्या है। अब इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश इज समटाइम रिगार्डिंग मेरली अ मींस ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड थेफ्ट। ये वही कह रहा है कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके कोई किसी किस्म का वहाँ पे फ्रॉड ना हो सके, ठीक है। तो इसके बेसिकली द मेजर स्टेप्स इन अचीविंग इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश ट्रांजैक्शन एंड कैश बैलेंस इंक्लूडेड द फॉलोइंग। सेपरेट द फंक्शन ऑफ हैंडलिंग कैश फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मतलब कि बेसिकली आपका जो कैश को मैनेज करने के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, अलग लोग होने चाहिए, उन पे चेक एंड बैलेंस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि आप फ्रॉड से बच सको। तो ये कैश मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश। इंटरनल कंट्रोल बेसिकली कहते हैं कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, या कितने वीक हैं। इंटरनल कंट्रोल्स जितने हमारे कैश पे स्ट्रॉन्ग होंगे उतना हमारी कंपनी मिनिमाइज करेगी लॉसेस को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि कैश ओवर एंड कैश शॉर्ट। समटाइम ऐसे होता है कि
जो कैशियर होता है उसके पास से कैश समटाइम ओवर हो जाती है, क्योंकि और ये किस वजह से होती है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि, और समटाइम कैश शॉर्ट हो जाती है। अब जब ऑफ कोर्स कैश शॉर्ट होगी तो वो उसका क्या होगा, एक्सपेंस कंसिडर होगा, वो अपने आप को जनरल अपने अकाउंट्स में, ऑफ कोर्स लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक कंपनी के पास 1 मिलियन की कैश पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें से यूटिलाइज हुआ है 8 मिलियन, ठीक है। अब 8 मिलियन की इन्वाइसेस या बिल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है, और जो है वो 1 मिलियन के बिल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब कि कैश टोटल हमारे पास से 9 मिलियन का कम हुआ है, जबकि हमारे पास इन्वाइसेस या बिल्स जो हमारे पास हैं वो 8 मिलियन के हैं, तो 1 मिलियन की जो है वो कैश शॉर्टेज है। कैश शॉर्टेज में क्या कंपनी कहती है, आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन कंपनी अपने जो 1 मिलियन उसका कैश शॉर्टेज हुई है उसको अपना एक्सपेंस कंसिडर कर देती है। वो उसके चार्ट ऑफ अकाउंट में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल ये है कि कैश ओवर एंड शॉर्ट, ठीक है, उसको डेबिट कर देती है कंपनी और अपने आप को अपने अकाउंट्स को कैश से कम कर देती है, कैश डिक्रीज कर देती है, तो उससे उसकी इक्वल हो जाती है। उसके बाद हमारी आ जाती है बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, बेसिकली हमारा अकाउंट है, अकाउंट हमारा बैंक में मेंटेन हो रहा है, ठीक है, जैसे कैश आती है कैश जाती है वो सारी हमारी बैंक स्टेटमेंट में कंसिडर हो रही हैं, ठीक है। वो जब हम मंथ के एंड पे बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं अपने अकाउंट्स को रिकॉन्साइल करने के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे चल रही होती है, एक एंट्री हम अपने पास अकाउंट्स में शो कर रहे होते हैं, एक एंट्री बैंक अपनी स्टेटमेंट में शो कर रहा होता है। तो हम बैंक से क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स लेते हैं फॉर रिकॉन्सिलिएशन पर्पस। अब रिकॉन्सिलिएशन क्या है, रिकॉन्सिलिएशन द बैंक स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन बेसिकली सम टाइम बैंक के और बिजनेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं। अब बैंक कन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं, अब लेट्स सपोज बैंक ने मंथ के एंड पे हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस विड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, खुद ही डिडक्ट कर लिए हैं क्योंकि बैंक के चार्जेस हैं, तो हमारे पास हमें तो नहीं पता कि हमारे बैंक से बैंक ने हमारे अकाउंट से एक्सपेंसेस या चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट कर लिए हैं। तो इस डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, फिर लेट्स सपोज कि बैंक ने 1 लाख चार्जेस काट लिए हैं, डिडक्ट कर लिए हैं। अब हम स्टेटमेंट मंगवाते हैं, हम अपने पास देखते हैं कि हमारे पास तो ये शो ही नहीं हो रहे 1 लाख, तो हम क्या करते हैं उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करके उसको अपनी बुक्स में एक्सपेंस कंसिडर कर लेते हैं कि ये बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं। इस सारे प्रोसेस को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती हैं, जो कि 1 साल के अंदर अंदर हमारी, जिसको हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है, उसमें हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती हैं, उसमें हमारे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सारी जो हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आ जाती हैं। जिस तरह लेट्स सपोज कंपनीज विद लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड रिसोर्सेज ऑफन होल्ड मोस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी रादर देन कैश। कंपनी अपने पास एक्सेस कैश रखने की उसको अप्रिशिएट नहीं करती, रादर दैन कि वो उस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके कुछ अर्निंग हमें जनरेट होती रहे। तो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अब कंपनी अपने पास जो अकाउंटिंग करती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की, लेट्स सपोज मैंने स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल दी है, तो कंपनी जब शेयर्स परचेज करती है स्टॉक एक्सचेंज से, तो वो अपने पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के नाम से उसको डेबिट कर देती है, क्योंकि उसकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एसेट्स उसके इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसको 1,96,000 उसने यहाँ पे इस एग्जांपल में डेबिट कर दिया है, और उसके अगेंस्ट कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो उसने कैश को कर क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये बेसिकली हमारी अकाउंटिंग जो कंपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग करती है वो इस तरह कुछ करती है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू। अब लेट्स सपोज के हमने हमारे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स बाय किए हैं, उस पर हमको कंपनी को फ़ायदा होता है, तो कंपनी क्या करती है अपने पास उसकी रिकॉर्डिंग करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। लेट्स सपोज स्टॉक एक्सचेंज की शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है कि शेयर्स पे प्रॉफिट होता है कंपनी जो देती हैं, तो वो हमें डिविडेंड रिसीव होता है, तो हम क्या करते हैं अपने पास कैश को डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और डिविडेंड रेवेन्यू को हम, क्योंकि हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो हम डिविडेंड रेवेन्यू को क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह कंपनी अपना रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट गेन। समटाइम क्या होता है कंपनी अपनी जो उसने बाय किए होते हैं शेयर, उसको प्रॉफिट पे गेन पे सेल कर देती है। उसकी क्या रिकॉर्डिंग होती है, उसकी रिकॉर्डिंग ये होती है कि लेट्स सपोज कंपनी ने क्या किया कि नंबर ऑफ शेयर्स सेल कर दिए। इस एग्जांपल में हम अगर पढ़ें तो 500 शेयर्स उसने कोका कोला के सेल किए हैं दिसंबर 18 को,
$50 जो इसकी पर शेयर की कॉस्ट है, लेस 20% ब्रोकेज कमीशन, 20% जो है या $20 जो है वो ब्रोकर का कमीशन है, ये उसमें से लेस करके जो हमें पैसे मिले हैं वो जो हमारी कॉस्ट थी उससे ज़्यादा मिले। कॉस्ट से मुराद जिससे चीज़ पे हमने जिस अमाउंट पे जिस रेट पे हमने बाई किए थे उससे ज़्यादा हमें रिसीव हो गया। तो इसको कंपनी क्या करती है, ओवरऑल जितनी कैश कंपनी को उस पे रिसीव होती है उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कैश एसेट इंक्रीज हो रहा है। उसके अगेंस्ट हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो कि जिस टाइम हमने बाई की थी उस टाइम हमने उसको डेबिट किया था, क्योंकि हमारा करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा था। अभी हमने यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमारा करंट एसेट डिक्रीज़ हो रहा है 24,500 से जिस अमाउंट पे हमने बाई किया था। अब इन दोनों का डिफरेंस है 500, क्योंकि हमें 500 गेन हुआ है। तो गेन हमारा हमेशा इनकम होती है, इनकम को हम क्या करते हैं जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं। ये इसने नीचे एग्जांपल इसकी दी हुई है कि सेल प्रोसीड इस 500 शेयर इस रेट पे सेल किए हैं। ठीक है, 20% जो है वो सॉरी $20 जो है वो उसकी ब्रोकर का कमीशन है। ठीक है, 25,000 उसे टोटल रिसीव हुआ है। उसकी जो कॉस्ट थी जिस टाइम उसने बाई किया था वो 24,500 थी, और 500 का क्या हुआ उसे गेन हुआ। इस तरह कंपनी अपने पास रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कैपिटल गेन होता है उसको। ओके, नेक्स्ट हमारा समटाइम क्या होता है कि जो हमारे शेयर्स हैं वो हम समटाइम लॉस पे कंपनी सेल कर देती हैं। कंपनी को इमीडिएट कैश की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, अपने जो शेयर्स होते हैं उनको लॉस भी सेल कर देती है। उस पर्पज़ के लिए हमारा लेट्स सपोज कि कंपनी ने 1,20,000 के शेयर्स सेल किए हैं, कैश उसके पास 1,20,000 का आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट किया। ठीक है, उसके अगेंस्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जबकि हमने बाई की थी वो थी 1,22,500 की, तो वो उसने क्रेडिट किया क्योंकि हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कम हो रही। उसके अगेंस्ट हमारा 2500 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसको लॉस हमेशा एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस को डेबिट किया है। ठीक है, तो ये इस तरह अकाउंटिंग करता है कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होता है, बेसिकली हम जब क्रेडिट पे स्टॉक सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो हमारी रिसीवेबल क्रिएट होता है। रिसीवेबल मीन कि हमने उनसे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, हमने कुछ स्टॉक बेचा है तो उससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं तो उसको वो हमारे लिए रिसीवेबल होगा। ठीक है, इसका मतलब है अकाउंट्स रिसीवेबल इस कैटेगरी में लगेगा। अब आ रहा है हमारा समटाइम होता है अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स। अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स ये होते हैं कि समटाइम हमारा क्या होता है कि कस्टमर्स ने पैसे देने होते हैं और कस्टमर्स नहीं देता, कहता है मैं पैसे नहीं देता। ठीक है, तो वो हमारे बेसिकली अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स कंसिडर किए जाते हैं, जिसको हम बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं। तो उसको भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि हमने बैलेंस शीट जो है वो अपनी एक्चुअल बनानी होती है, जो हमारी जिस पोजीशन पे बिजनेस स्टैंड कर रहा है। तो उसमें अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स को भी शो कराया जाता है। उसके बाद इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। क्रेडिट कार्ड सेल्स आ जाती हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं, अदर क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं, कंप्यूटिंग इंटरेस्ट आ जाता है। ये सारी हमारी कैश इक्विवेलेंट होते हैं। क्रेडिट कार्ड्स मतलब हम बैंक ने हमें जो फैसिलिटी दी होती है, बैंक क्रेडिट कार्ड्स की भी बैंक ने फैसिलिटी दी। अदर क्रेडिट कार्ड समटाइम अदर कंपनीज जो होती हैं उन्होंने भी हमें क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी होती है। तो ये सारी हमारी इसमें आ जाती हैं।